Welcome for the today's discussion for class 11 Commerce CBSE. I have started the first chapter of accountancy, meaning and objective of accounting. This is my fourth episode. First episode I have discussed meaning and characteristics of accounting. In the second episode I have discussed the objective of accounting. In the third episode I have discussed the advantages of accounting. In the fourth episode right now I will discuss the limitation of accounting. Generally we maximum student thinks the advantages है तो disadvantage भी होना चाहिए. अकाउंटिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है. अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है और अकाउंटिंग का लिमिटेशन है. कोई सोचता है कि लिमिटेशन ही डिसएडवांटेज है, बट नॉट दैट. देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द डिसएडवांटेज एंड द लिमिटेशन. डिसएडवांटेज मीन्स उससे कोई एक ऑब्जेक्ट का डिसएडवांटेज अगर हम बोले मतलब उससे खराब होता है, दैट इज कॉल्ड द डिसएडवांटेज. सपोज एक डायबिटीज पेशेंट है, शुगर है जिसका ब्लड शुगर, स्वीट्स will make the disadvantage of that patient. There is no limitation, that is the disadvantage. But अगर जिसका शुगर नहीं है तब तो वो स्वीट खा सकता है. कितना? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस. There is a limitation. Maybe the sweet may not have the disadvantage of that person, but there must be the limitation. So accounting process must have the advantages in the field of accountancy, but accounting process जो maintain करते हैं एक accountant, जैसे कि identification of transaction, उसके बाद उसको record करते हैं journal के माध्यम से, फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं लेजर अकाउंट्स के माध्यम से, आफ्टर दैट समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के माध्यम से और फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द फाइनल अकाउंट के माध्यम से. ये जो प्रोसेस है, ये जो अकाउंटिंग साइकिल प्रक्रिया प्रोसेस, ये तो प्रोसेस मेंटेन करना पड़ेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उसमें फिर कुछ सीमा है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशन. डिसएडवांटेज नहीं. This is my fourth episode, limitation of accounting. This is quite tough than the advantages. Just try to understand. Influenced by personal judgment. क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहा है कि एक अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग प्रोसेस को बना रहे मतलब ट्रांजैक्शन को जर्नल लेजर ये सब बना रहे, तो उसका अपना पर्सनल जजमेंट, खुद का जजमेंट भी उसमें इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. बनाने के टाइम पे वो खुद का भी जो नॉलेज, खुद का जो थिंकिंग, देयर इज द फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट देयर ऑल्सो उसका अपना जो थिंकिंग है वो भी उसके अंदर आ जाता है. इसीलिए बोलते हैं कि ये एक लिमिटेशन है. कोई भी अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाएगा, 4 अकाउंटेंट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक अकाउंटेंट का अपना थिंकिंग सेम जैसा नहीं होगा. इसीलिए बोल रहा है कि पर्सनल जजमेंट का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो सीमा है कि पर्सनल जजमेंट को रोक नहीं सकता, पर्सनल जजमेंट उसमें आ ही जाएगा. सेकेंड बोल रहे क्या? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन. लुक एट मी. In the third chapter of accountancy class 11 we will study the various concepts of accounting. Concept मतलब आइडिया. ये अकाउंटिंग का प्रोसेस जो बनाएगा ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, ये बनाने के समय बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो कॉन्सेप्ट का नॉलेज हमको मिलेगा थर्ड चैप्टर से. अगर वो मान लीजिए थर्ड चैप्टर थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, आप थियोरिटिकल एस्पेक्ट को पढ़ के बोर फील करते होंगे और वो थर्ड चैप्टर आपने पढ़े नहीं, आप आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकते. फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू,
wherever in which school I am performing myself as a teacher, commerce teacher in Hindi Balika Vidyapith, Siliguri. This is my 6th number school in my teaching life. Wherever I have supposed to face the interview in Bagdogra Air Force School, Siliguri, there one question I have been asked by the interview board, which question was from the concept of accounting. So they all at which stage, which knowledge you need, that cannot give the guaranteed at all. That's why I am talking like this, that the basic knowledge you should essential for the future. Okay. So जितना कॉन्सेप्ट आएगा सारे कॉन्सेप्ट को लेके ही चलना पड़ेगा, ये एक सीमा है। डिसएडवांटेज नहीं है, कॉन्सेप्ट तो रखना ही पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट का तो अकाउंटिंग प्रोसेस बनेगा नहीं, तो फिर वो डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, उसको लेके चलना पड़ेगा, वो अच्छा है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, वो सीमा है मेरे लिए, वो लिमिटेशन है। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन का ऊपर बेस करके अकाउंटिंग बनता है प्रोसेस। एक बोल रहा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकाउंटेंट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का साल का शुरू से लेकर हर एक रोज जितना ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, एकदम क्लियर कट, कहीं कुछ भूल नहीं है। फिर भी बोला जा रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग का लिमिटेशन है कि बेस्ड इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट है, कैसे इनकम्प्लीट? वो तो पूरा कंप्लीट किया अकाउंटिंग का प्रोसेस बना के अकाउंटेंट, तो फिर इनकम्प्लीट क्यों है? इसीलिए बोला जा रहा है इनकम्प्लीट है कि सपोज 1 अप्रैल 2015 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उनका बिजनेस का ईयर एंडिंग, हर एक साल को, हर एक बिजनेस का 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। दैट इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसको फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। आपका बिजनेस का फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर हो सकता है, 31 मार्च हो सकता है, 30th जून हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस कंपनी टाइप का बिजनेस हो तो सिर्फ 31 मार्च ही होगा ईयर एंडिंग, ये फिक्स्ड है। तो सपोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इन द नेक्स्ट ईयर तक जितना अकाउंट्स का प्रोसेस हो अकाउंटेंट ने बनाया, ईयर एंडिंग में फाइनल अकाउंट बनाया 31 मार्च को, प्रॉफिट लॉस सब निकल के आया कंपनी का, फिर भी बोला जा रहा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि सपोज प्रॉफिट हो रहा है, हुआ है 31 मार्च को 50,000 प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस तो चलेगा, फिर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का चलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर का लास्ट में 31 मार्च आएगा, फिर उसके बाद 1 अप्रैल से चलता रहेगा। आखिर में एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता चलेगा जिस दिन वो बिजनेस को उठा रहे हैं, उस दिन कैलकुलेशन करके जो आएगा नतीजा सामने, उस दिन पता चलेगा आखिर में उसका कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हो सकता है इस साल का लास्ट में कैलकुलेशन करके देखा जा रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 50,000, बट जितना सामान सेल किया गया है, सपोज 2 लाख का सामान सेल किया गया है, उनमें से 1.5 लाख रुपया ही है क्रेडिट में बेचा गया है, उधार में बेचा गया है, जिसको डेटर्स नाम बोलते हैं। ये जो ये टर्म्स का नाम पता चलेगा आपको 2nd चैप्टर में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आएगा। टर्म्स को नहीं सीखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा आपको? तो 2nd चैप्टर उसके लिए आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया बाकी है, पैसा उठाया नहीं गया अभी तक। अगर वो पैसा नहीं देगा तो, अगर उसका डेथ हो गया तो, इसलिए बोल रहे हैं एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये जिस दिन बिजनेस को उठाया जाएगा, बंद किया जाएगा, देन इट विल बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। बट एवरी ईयर
एक साल का एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है और उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ ये एक एज्यूम किया जा रहा है। ये एक मोटा मोटी एक कैलकुलेशन करते हुए गेज करते हुए चलते हैं कि हमारा इस हिसाब से अकाउंट्स चल रहा है, बिजनेस का कंडीशन ऐसा है, लेकिन इट इज नॉट completely complete. It is somehow incomplete information. Next, omission of qualitative information. Omission word has come from the omit. Omit मतलब remove. Qualitative information का omission होता है। Accounting का जब process होगा उसमें कितने का सामान सेल किया गया है, सपोज इस साल 2 लाख का सामान सेल किया, पिछले साल 2.5 लाख का सामान सेल किया था, उसका पिछले साल 1.5 लाख का सेल किया था, इस साल क्यों 2 लाख का सेल हुआ है, सामान का क्वालिटी थोड़ा खराब था। क्वालिटी का कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है अकाउंट्स का प्रोसेस में। अकाउंटिंग प्रोसेस ओनली विल मेंटेन द फिनेंशियल इन नेचर, खाली मनी हिसाब से जो है वही रिकॉर्ड होता है, क्वालिटी का कहीं कुछ लिखा हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं रहता है, वो एक लिमिटेशन है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, देखो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है एक जो 3rd चैप्टर में आएगा। सपोज आज से 5 साल पहले एक मशीन खरीदा गया था फैक्ट्री के लिए, मशीन का वैल्यू था 1 लाख रुपीस। एक मशीन खरीदा गया, वो तो 10 साल के बाद कि 20 साल के बाद वो मशीन तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर से नया मशीन का जरूरत पड़ेगा, तो ना एक मशीन से पूरा चलेगा, 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, ये तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स one machine is purchased by 1 lakh rupees. After 10 years this machine will be valueless. Valueless means this machine working capacity will not be there, so it is assumed that in 10 years the value of the machine is decreasing, so 1 lakh will be divided by 10. If you will assume that this machine will be going on in my company for 20 years, then you will divide 1 lakh rupees by 20 years. So 5,000 rupees will be the value of machine, whichever is decreasing year after year. So first year the value at the time of purchasing of the machine, the value of the machine was 1 lakh. After 1 year, 5,000 rupees value is decreased. So whatever the value of the machine, 95,000. At the end of the second year, whatever the value of the machine, 90,000. At the end of the third year, whatever the value of the machine, 85,000. So in this way, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, value of the machine is decreased year after year. That is called depreciation. That depreciation is also one chapter we will get in class 11 later on. So right now, suppose after 10 years, whatever the value of the machine, 5,000 5,000 करके 10 साल में 50,000 रुपीस उस मशीन का वैल्यू घट गया है। तो 1 लाख से 50,000 घट गया, तो अभी कितना वैल्यू रहा मशीन का, 50,000 रहा। तो बैलेंस शीट में मशीन एक एसेट है, तो उसको एसेट के हिसाब से 50,000 ही लिखेंगे हम। उस डेट में 10 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ अकाउंट्स का कोई संपर्क नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस में वो जो 10 साल पहले खरीदा गया मशीन था, पास्ट सिचुएशन में जो खरीदा हुआ मशीन था, पास्ट मीन्स हिस्ट्री, तो बाय हिस्टोरिकल वे वट एवर कॉस्ट वॉज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका वैल्यू घटते घटते जो आया वही वैल्यू हमारा अकाउंट्स प्रोसेस में मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग प्रोसेस इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट द मार्केट कॉस्ट, नॉट द प्रेजेंट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट, लास्ट, there are so many advantages, there are so many limitations also, but 6 points sufficient for getting the knowledge whatever will be implemented for the various sums of the chapters. Affected by window dressing, a very interesting word you are getting, ornaments of language, window dressing. ये window dressing मतलब ये नहीं कि खिड़की के बगल में खड़े होके आप वहाँ पे खड़े हैं, वो नहीं है, window dressing नहीं है वो।
Window dressing means it is the accounting term. Whatever the actual position of your business, you are showing better than that. That is called the window dressing. कैसे हो सकता है? आपका बिजनेस में सपोज ईयर एंडिंग है 31 मार्च, 28 मार्च को आप सामान खरीद रहे हो, क्योंकि आपका कस्टमर आ रहे हैं, सामान नहीं है, आप 27 मार्च को आप सामान खरीद के लाए। लेकिन आप अगर सामान खरीदे हैं और वो खर्चा हो चुका है, लेकिन खर्चा को अगर आप 26 तारीख को दिखाएंगे अकाउंट्स में, तो 31 तारीख की तो मार्च का लास्ट डेट आएगा और आपका ईयर एंडिंग आएगा, तो उस दिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन इसी जगह में वो परचेस तो कर लिया है, लेकिन दिखा रहे अकाउंट्स में मान लीजिए 31 मार्च के बाद, और 31 मार्च को एक्सप्रेस कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से कि प्रॉफिट ज़्यादा है। बस कुछ जस्ट मैल प्रैक्टिस छोटा सा कि हम 27 मार्च को जो खरीदे हैं उसको हम दिखा रहे हैं 5 अप्रैल को, बस इतना सा। ये मैल प्रैक्टिस छोटा सा करके विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं कि बिजनेस का कंडीशन अच्छा है, प्रॉफिट इस साल ज़्यादा हुआ है, ये शो कर सकते हैं। इसको बोलता है विंडो ड्रेसिंग। फिर अलग एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाला जाता है 31 मार्च ईयर एंडिंग में। ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालने का 2 प्रोसेस है, एक फीफो मेथड, एक लिफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में सिलेबस में है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वहाँ पे सीखेंगे आप। तो हम इतना बोलना चाह रहे हैं आपको, मिनिमम यू शुड नो अबाउट दिस, that if the company accountant will apply the FIFO method, and if another accountant will apply the LIFO method of valuation of closing stock at the end of the financial year of any company, so in both the methods the valuation of closing stock will not be coming out the same value, the value will be different. So which method will be applied, that depends upon the विंडो ड्रेसिंग प्रोसेस ऑल्सो। अगर हम अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, ज़्यादा जितना है उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाना चाह रहे हैं, बिजनेस का बेटर कंडीशन शो करने के लिए, तो फिर हम वहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड जो हमारा बिजनेस को शो करने में ठीक रहेगा उसको अप्लाई कर सकता है। या डिप्रिसिएशन चार्ज जो होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, बाद में सीखेंगे डिटेल में, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का भी 2 मेथड्स है, आपका चैप्टर में आएगा। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर चार्ज करेंगे तो हमारा मशीन का वैल्यू ज़्यादा दिखा पाएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो इस प्रकार से हम विंडो ड्रेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो विंडो ड्रेसिंग अप्लाई करते ही होंगे हर एक कंपनी का अकाउंटेंट है, तो वो भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यू गो थ्रू फॉर दिस एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड writing habits you need also. You obviously, I am giving my speech regarding this, I am discussing this topic, but I am a teacher of a school, Hindi Balika Vidyapit Siliguri, but I am not giving this lecture only for my own school students. This is uploaded in YouTube channel, and any student, anybody can learn these points. And myself also, after 2 years, after 3 years, maybe forget about these topics, and I can also open a YouTube channel, and I can also listen my voice, and I can also learn something at that time also. So you prepare yourself properly and get knowledge, some theoretical aspect which will give you mileage, weightage in your accountancy track in your life. Thank you very much.